रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नासा की तरफ से खला में भेजे गए मिशन अपोलो 13 के बारे में। ये नासा का लोगों को चांद पर भेजने का तीसरा मिशन था। वैसे तो इंसान इस जमीन पर कई तरह के तजुर्बात कर चुका है, मगर इंसान की तजस्सुस से भरी फितरत इसे चांद तक ले गई। नासा अमेरिका का एक खलाई मिशन भेजने वाला तहकीकी इदारा है जो खला पर लोगों को भेजकर वहां के बारे में मालूमात हासिल करता है। ये 60 की दहाई की बात है। उस वक्त अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी ने यह दावा किया था कि वो इस दहाई के इख्तिताम से पहले पहले इंसानों को चांद पर पहुंचाएंगे और फिर इन्हें बाहिफाजत जमीन पर वापस लाया जाएगा। साल 1969 में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा। शुरू में तो लोगों को भी इस मिशन में काफी दिलचस्पी थी और अमेरिकी हुकूमत नासा को अलग से बजट देती थी, मगर वक्त के साथ साथ लोगों की दिलचस्पी स्पेस में कम होती चली गई। हुकूमत ने भी ये सोचा कि इस पर पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद नहीं है, मगर नासा अब भी स्पेस में काफी दिलचस्पी ले रहा था और वो खला के बारे में मजीद तहकीक करना चाहता था। तभी इसने एक नया मिशन तरतीब दिया जिसे मिशन अपोलो 13 का नाम दिया गया। इस मिशन का मकसद चांद पर इंसान की कैपेसिटी के इम्कानात के बारे में तहकीक करना था। नासा इस मिशन से अमेरिकी गवर्नमेंट को यह तासुर देना चाहता था कि स्पेस मिशन पर पैसा खर्च करना अब भी फायदेमंद है। ये मिशन तो फेल हो गया, मगर इसने फिर भी सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। यहां तक कि इस पर कई किताबें लिखी गईं और मूवीज भी बनाई गई। 11 अप्रैल 1970 वो दिन था जब अपोलो 13 का ये रॉकेट लॉन्च किया गया था। स्पेस क्राफ्ट में 3 खलाबाज मौजूद थे और वो काफी पुरउम्मीद थे कि इनका ये मिशन बिना किसी मुश्किल के कामयाबी का सफर तय करते हुए चांद पर पहुंच जाएगा, मगर ख्वाब ही रहते हैं। ये स्पेस क्राफ्ट शुरू के तो 2 दिन बिना किसी मसले के चलता रहा, मगर इसकी खौफनाक कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल से। ये इस मिशन का तीसरा दिन था। सब कुछ नॉर्मल था। जमीन पर मौजूद नासा के फ्लाइट कंट्रोलर स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बताते हैं कि वो जल्द एक ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को इस मिशन के बारे में आगाही दी जाएगी। इन्हें उम्मीद होती है कि टीवी चैनल्स इस ब्रॉडकास्ट को अपने चैनल्स पर दिखाएंगे, मगर लोगों की अदम दिलचस्पी देखकर कोई भी चैनल इसे नहीं दिखाता। एक खलाबाज की बीवी ये ब्रॉडकास्ट देखने नासा के वीआईपी रूम में मौजूद होती है। इस ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के कुछ मिनट बाद फ्लाइट कंट्रोलर स्पेस क्राफ्ट में मौजूद पायलट से कहते हैं कि वो जाकर एक बार ऑक्सीजन लेवल चेक करें। ये एक रूटीन चेक होता है। अभी पायलट ऑक्सीजन लेवल चेक ही कर रहे होते हैं कि उसी वक्त अचानक एक जोरदार धमाका होता है जो रॉकेट में मौजूद तीनों खलाबाजों को इंतहाई परेशानी में डाल देता है। ये धमाका दरअसल ऑक्सीजन टैंक में होता है। टैंक बाहर की सिमत लगे होने की वजह से अंदर बैठे खलाबाजों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर इन्हें इस बात का इल्म नहीं हो पाता कि स्पेस क्राफ्ट के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। याद रहे कि उस स्पेस क्राफ्ट में सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक लगे हुए थे। धमाके के 8 सेकंड के अंदर दूसरे ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन निहायत तेजी से गिरने लगती है। सूरत हाल बहुत बिगड़ जाने पर एक खलाबाज जिनका नाम कमांडर जिम लेवल था, उन्होंने जमीन पर मौजूद कंट्रोलर्स को इत्तला दी कि हम बहुत मुश्किल में हैं। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। शुरू में फ्लाइट कंट्रोलर्स को लगता है कि ये कोई तकनीकी खराबी है जो जल्द ठीक हो जाएगी, मगर जब खलाबाज इन्हें सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते हैं तो सब में बेचैनी की लहर फैल जाती है। फ्लाइट कंट्रोलर्स काफी सोच विचार करते हैं और फिर एक नतीजे पर पहुंचते हुए इस बात का फैसला करते हैं कि अगर इन खलाबाजों को बचाना है तो इन स्पेस क्राफ्ट को फौरी तौर पर वापस जमीन की तरफ लाना होगा। मगर इनके पास जमीन की तरफ लौटने के 2 ही रास्ते थे। पहला ये कि जहां वो इस वक्त mौजूद हैं वहीं से स्पेस क्राफ्ट को उल्टा घुमाकर वापसी का सफर शुरू किया जाए, मगर इसके लिए इन स्पेस क्राफ्ट के मेन इंजन में जाना पड़ता। ये इंजन उस जगह से काफी करीब था जहां धमाका हुआ था और खलाबाज इस बात से नावाकिफ थे कि धमाके से इस इंजन वाले हिस्से को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं। दूसरा रास्ता यह था कि चांद के गिर्द दायरे में चक्कर लगाकर वापस जमीन की तरफ आया जाए, मगर इस तरह इन्हें 4-5 दिन लग जाने थे और इनके पास इतनी ऑक्सीजन और पानी नहीं था कि वो 5 दिन तक सरवाइव कर पाते। मगर इन सब खदशात के बावजूद नासा के फ्लाइट डायरेक्टर ने दूसरा रास्ता इख्तियार करने को कहा। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चलें कि अपोलो 13 का यह स्पेस क्राफ्ट नासा के पिछले 2 भेजे गए अपोलो मिशंस की तरह ही डिजाइन किया गया था। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं था कि इसका मेन पार्ट, जिसे कमांड मॉड्यूल कहा जाता है, इसमें 3 खलाबाज बैठे हुए थे। इसका दूसरा हिस्सा सर्विस मॉड्यूल था जो कि कमांड मॉड्यूल से जुड़ा होता है और सिर्फ उस वक्त अलग होता है जब ये स्पेस क्राफ्ट जमीन में दोबारा इंटर होता है। इसका तीसरा हिस्सा ल्यूनर मॉड्यूल कहलाता है। इसका काम चांद पर उतरना है।
मगर अब चूंकि हालात ऐसे नहीं रहे थे कि खलाबाज चांद की तरफ अपना सफर जारी रखते और लूनर मॉड्यूल की चांद पर लैंडिंग की जा सकती, तभी फ्लाइट कंट्रोलर्स ने तीनों खलाबाजों को हुक्म दिया कि वो लूनर मॉड्यूल के इंजन में जाकर बैठ जाएं। आमतौर पर यहाँ सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, मगर उस वक्त इन तीनों ने एक साथ यहाँ काफी दिन गुजारे थे। बिजली को बचाने के लिए खलाबाजों ने हर गैर जरूरी चीज को बंद कर दिया। इन्हें जमीन पर मौजूद कंट्रोलर्स की तरफ से हिदायत दी गई कि इंजन फायर करें। दोस्तों, उस इंजन फायर करने को बर्न कहा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक बर्न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था। पहला इंजन फायर करते ही खलाबाज स्पेसक्राफ्ट को चांद के दूसरी तरफ ले जाते हैं। इन्हें जमीन तक पहुंचने के लिए 153 घंटे दरकार थे, मगर इनके पास ऑक्सीजन इतनी नहीं थी कि वो लोग इतने घंटों तक स्पेस में जिंदा रह पाते। तभी नासा के फ्लाइट कंट्रोलर्स ने काफी सोच विचार करने के बाद दूसरा इंजन फायर करने को कहा। जब दूसरा इंजन फायर किया जाने लगा तो इस बात का डर तीनों खलाबाजों को था कि ये स्पेसक्राफ्ट इस फायर को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, मगर इन तीनों की किस्मत अच्छी थी जो ये इंजन फायर भी कामयाब हुआ और यूं 153 घंटों में से 11 घंटे कम हो गए, यानी अब वो जमीन पर ज्यादा जल्दी पहुंच सकते थे। खलाबाजों ने पानी और खाने पीने की मिकदार को काफी घटा दिया ताकि इन्हें मजीद किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, मगर इसके बावजूद इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मिकदार का सामना करना पड़ रहा था। इससे बचने के लिए इन्होंने लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड के कनस्तर का इस्तेमाल किया। यहाँ दिलचस्प बात यह थी कि वो लोग जो अब तक इस मिशन के बारे में टीवी वगैरह पर कोई बात नहीं कर रहे थे, अब धड़ाधड़ इस पर तबसरे किए जा रहे थे। ये खबर एक शह सुर्खी बन चुकी थी। हर न्यूज चैनल की हेडलाइन इसी मिशन का जिक्र करती नजर आ रही थी। लोगों में काफी बेचैनी फैली हुई थी कि खलाबाज जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट चौथे रोज जमीन की तरफ आने लगता है। अमेरिका के बड़े बड़े हरीफ इस मिशन में इन खलाबाजों की जान बचाने के लिए अपनी खिदमात फराहम करते हैं। इन ममालिक में सोवियत यूनियन, फ्रांस और बरतानिया शामिल थे। उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे खलाबाजों को समंदर में आकर उतरना था, लिहाजा इनकी मदद और बचाव के लिए सोवियत यूनियन के 4 बहरी जहाज उस जगह की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही साथ फ्रांस और बरतानिया के जंगी जहाज भी मदद के लिए कोशां हो गए। सब लोग इस बात पर खुश थे कि जल्दी ये स्पेसक्राफ्ट जमीन की हदूद में दाखिल होगा। जमीन की हदूद में दाखिल होने के लिए तीनों खलाबाजों को वापस इसके मेन पार्ट यानी कमांड मॉड्यूल में वापस जाना था, क्योंकि यही वो हिस्सा था जो जमीन पर वापस आ सकता था और जमीन में एंटर होने से पहले इससे जुड़ा दूसरा हिस्सा यानी सर्विस मॉड्यूल ने इससे अलहदा हो जाना था। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट जमीन में दाखिल होता है तो इसका राब्ता नासा के फ्लाइट कंट्रोलर्स के साथ खत्म हो जाता है। ये एक मामूल की बात थी कि हवा में मौजूद आयनोजेशन की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम वक्ती तौर पर टूट जाया करता है, मगर आम तौर पर ऐसा सिर्फ 3 मिनट के लिए होता है। मगर यहाँ 3 मिनट गुजर जाने के बाद भी कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। सबकी धड़कनें गोया थम सी रही थी। अभी सब परेशान हाल ही बैठे थे और सोच रहे थे कि वो इन तीनों खलाबाजों को खो चुके हैं। तभी अचानक 4 मिनट बाद इन्हें रेडियो के जरिए इन खलाबाजों की तरफ से खैरियत का पैगाम मिलता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने